स्टूडेंट्स, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर जोन में स्वागत है। मैं मनीष सर आपको आज ग्रामर में ग्रामर का स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ग्रामर की जो बेसिक एनाटॉमी होती है, उसके बारे में अवगत कराऊंगा। इसमें सबसे पहले मेरा टॉपिक आएगा, उसे हम लेटर्स के नाम से जानते हैं। लेटर होता क्या है? अगर मैं बात करूं लेटर की, तो हम सभी लेटर्स को पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं ए से जेड तक जो चीज़ें हम लिखते हैं या बोलते हैं, इन्हीं को हम लेटर्स कहते हैं। वास्तव में लेटर्स है क्या? लेटर्स को हम साउंड कहते हैं। साउंड होता क्या है? साउंड एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम केवल सुन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली साउंड को सुना जा सकता है, और इसके बारे में एक खास बात बताऊं तो एक साफ है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये सबसे छोटी इकाई है, और इसमें एक चीज जुड़ जाती है अपने आप। जैसे मैं साउंड की बात करता हूं, एक बात जुड़ जाती है, इट इज कंटेन्स नो सेंस। इट कंटेन नो सेंस। इसका मतलब है इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जब आप लेटर से एक कदम आगे जाइएगा तो इन्हीं से मिलकर बना है अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? वर्णमाला, यानी कि एक ऐसी माला जिसमें लेटर्स को कंटेन किया गया। और जितने भी लेटर्स होते हैं, जब उनको हम एक सीरियल में, एक ऑर्डर में लिखते हैं, तो हम उसे अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट की अगर बात करी जाए तो ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स होते हैं, इन्हीं को हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट में आपके 26 लेटर्स हैं, जिसको आगे फिर डिवाइड कर दिया है। जब आप इन्हें फर्दर डिवाइड करते हो तो आपको पता चलता है कि इसके भी दो हिस्से होते हैं। एक कहलाता है वॉवेल और दूसरा कहलाता है कॉन्सोनेंट। अब बात आती है, सर वॉवेल क्या होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट क्या होता है? वॉवेल, ज्यादातर लोग इसे स्वर कहेंगे और इसे व्यंजन कहते हैं। वॉवेल की अगर बात की जाए तो आज जहां तक मैंने बच्चों से जब अपने आप को रिलेट किया तो पाया कि ज्यादातर बच्चों ने केवल एक बात अप्रोच की कि इसमें वॉवेल में एक रटी रटाई विद्या है सर, कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर्स को ही उन्होंने वॉवेल कह दिया। और जो रिमेनिंग लेटर्स थे, रिमेनिंग मीन्स होता है शेष, रिमेनिंग लेटर्स क्या कहलाए? कॉन्सोनेंट। रिमेनिंग लेटर्स, इनको कॉन्सोनेंट कहा गया और इन्हें वॉवेल कहा गया। वॉवेल को स्वर कहते हैं और इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर एक स्वतंत्र इकाई है। स्वर एक स्वतंत्र इकाई, इसका मतलब क्या है कि ये अगर स्वतंत्र है तो नो डाउट ये कैसा होगा? परतंत्र, यानी कि डिपेंडेंट होता है। अगर मैं वॉवेल की बात करूं, ये स्वतंत्र होता है, ये डिपेंडेंट होता है। तो ये किस पे डिपेंड होता है? बात ये आती है, जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम जब ये कहते हैं ए, जब आप ए को बोलते हो तो आपको केवल और केवल ए सुनाई देता है। जब आप कहते हो ई, तब भी आपको केवल और केवल एक साउंड सुनाई देता है, वो है ई। उसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जिसे आप कॉन्सोनेंट कह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए बी। जब आप बी को बोलते हैं तो बी के साथ आपको ई सुनाई देता है। इसका मतलब साफ है कि वॉवेल को जब हमने बोला तो हमें कॉन्सोनेंट की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि कॉन्सोनेंट को बोलने में हमें वॉवेल की मदद लेनी पड़ती है। इसीलिए कॉन्सोनेंट जो है वो वॉवेल पर डिपेंडेंट होता है। अच्छा, ये तो हो गया वो कॉन्सेप्ट जो मैं बचपन से सुनता आया। और
अन्य बच्चों के माध्यम से मैंने भी जाना कि लोग केवल इतना ही जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट की एक नई टर्मिनोलॉजी से भी अवगत कराना चाहता हूं। आज के दौर में एक बात आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। ज्यादातर लोग एक दूसरे से बात करते वक्त लिखते तो इंग्लिश में हैं, लेकिन जितने भी शब्द यूज करते हैं वो हिंदी में होते हैं। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि यार मैं सुबह मिलूंगा, तो मैं जरूर उसकी स्पेलिंग SUBAHA सुबह मिलूंगा यानी कि MILUNGA मिलूंगा, ऐसा लोग करते हैं। अच्छा, जो कुछ भी उन्होंने लिखा या फिर जो संदेश देना चाहा वो वास्तव में था तो इंग्लिश में, लेकिन लिखा था उन्होंने इंग्लिश के लेटर्स की मदद से। इसका मतलब साफ साफ है कि जो भाषाएं होती हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं। कोरिलेट करने का मतलब क्या है? जिस टर्मिनोलॉजी को आपने किसी दूसरे तरीके से पढ़ा था उसको मैं अगर बताऊं तो साफ साफ है आज एक नया तरीका बताता हूं, क्योंकि उससे एरर्स होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। अगर मैं बात करूं वॉवेल की, तो वॉवेल ही रहेगा, लेकिन मैंने लेटर्स के बारे में कहा था कि इसे हम साउंड कहते हैं, तो आज के बाद हम इसे वॉवेल साउंड के नाम से जानेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इधर लिखा था कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ भी इस यूनिट को जोड़ दीजिए, अब ये कहलाएगा कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड होते क्या? मैंने अभी कहा कि जब हम हिंदी भाषा को इंग्लिश भाषा के साथ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हम इंग्लिश में लिखते हैं उसे हिंदी में आसानी से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, लोग इंग्लिश में एप्पल ऐसे लिखते हैं और हिंदी में एप्पल ऐसे भी लिखते हैं। लिखा दोनों सिमिलर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंग्लिश और हिंदी को उनके अक्षर या फिर लेटर्स के माध्यम से लिखा या दर्शाया जा सकता है। अब इसको इस तरीके से समझिए, जैसे आपने सुना होगा, आपने जाना होगा कि हिंदी में स्वर की संख्या 13 है, जबकि हमें पढ़ाया जाता है इंग्लिश में स्वर की संख्या 5 है। अब इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब हम चीज़ों को प्रोनाउंसिएट कर रहे होते हैं, जब चीज़ों को हम बोल रहे होते हैं, तो हमसे मिस्टेक्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के दौर में इन चीज़ों को आप इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिसे आप वॉवेल साउंड कहते हो। क्योंकि मैंने कहा हिंदी से इसका कुछ ना कुछ संबंध है, तो हिंदी में स्वर की संख्या कहीं ना कहीं आ से आहा तक मानी गई है, आ से आहा तक। तो जब भी आप किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करिए तो कहीं ना कहीं अगर पहला साउंड आ से आहा के बीच में रहा तो आप उसे कहिएगा कि उसे वॉवेल साउंड से बोला गया, जबकि अगर वो साउंड का से ज्ञा के बीच में रहा तो आप इसे कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको बचपन से ही ये पढ़ाया गया होगा कि आर्टिकल भी होता है। आर्टिकल मीन्स व्हाट, ए और एन, उसके साथ एक और आर्टिकल है जिसका नाम है द, जिसमें से ए और एन का यूज साउंड के आधार पर करते हैं। साउंड के आधार पर करने का मतलब क्या, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि एन का यूज वॉवेल साउंड से पहले किया जाता है और ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देखा जाए HOUR, इसको हम कहते हैं आर। आर का मतलब क्या हुआ, अ, साउंड आया आ, इसका मतलब इसके पहले यूज होना चाहिए था एन, और मैंने एन का यूज किया भी है। दूसरी तरफ देखिए, इस बार लिखा है हैन, जिसमें पहला साउंड जो है वो हा का आ रहा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अक्षर तो सेम है, लेकिन जब हम इसे बोल रहे हैं तो साउंड डिफरेंट वे में हो रहा है। इसका मतलब जब ये वॉवेल साउंड से बोला जाएगा तो हम एन लिखते हैं, जब इसे कॉन्सोनेंट साउंड से बोला जाता है तो हम इसे ए लिखते हैं।
चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यहां पर भी हो जाएगा एन अम्ब्रेला। और दूसरी तरफ देखिए ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। इस तरीके से अगर देखिए यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिवर्सिटी, आपने देखा कि लेटर्स तो दोनों में सिमिलर हैं लेकिन साउंड डिफरेंट है। यहां पर पहला साउंड आ का, यहां पर पहला साउंड यू का, तो कहीं ना कहीं साउंड वेरी कर रहा है। इससे एक बात साबित होती है, जिस प्रकार अगर हमसे ये कहा गया था कि आपसे पहला अक्षर, जैसे हम किसी बच्चे को भी गाइडलाइन दे रहे होते हैं तो हमारे मुंह से आसानी से निकलता है कि बच्चा एक काम करना, अगर तुम्हें सबसे पहले ए ई आई ओ यू इसमें से कुछ लिखा दिख जाएगा तो उसके पहले आप एन लगा देना, जबकि इसको छोड़कर अगर कोई दूसरा लेटर सामने आ गया तो उसके पहले आप ए लगाइएगा। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट यहां फेल होता दिख रहा है, क्योंकि अभी पहला एग्जांपल ये कह रहा है कि इसे तो कॉन्सोनेंट से बोला गया था, कॉन्सोनेंट लेटर से बोला गया था, तो साउंड भी सिमिलर होना चाहिए था। तो मैंने इस चीज को प्रूव किया कि साउंड कहीं ना कहीं चीजों को डिफरेंशिएट भी कर रहा है। अब जो कुछ भी पढ़ना है आप इसी चार्ट के माध्यम से पढ़िए कि अगर वॉवेल साउंड को पहचानना है तो पहला साउंड आ से आहा के बीच में हुआ तो आप एन का यूज करेंगे, का से क्या के बीच में हुआ तो आप ए का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल लीजिएगा, फॉर एग्जांपल एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। इसमें भी साउंड की अगर बात करी जाए तो आ का साउंड है इसीलिए मैंने यूज किया है एन का। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए ए वन आइड मैन, यानी कि एक आंख का आदमी, जिसमें से पहला इसमें जो वर्ड है उसका साउंड जो है वा का है, जो कि का से ज्ञा के बीच में आता है। इस तरीके से मैंने यूज क्या किया ए का। अगर ये टर्म हमें नहीं पता हो तो होगा क्या कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं या वो छोटे स्तर के हैं या बड़े लेवल के, तो आप ये जानोगे कि हमसे गलतियां प्रॉपर वे में होती जाएंगी और इनको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है, आज आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि वावेल साउंड होता है, साउंड का मतलब होता है सुनाई देना, ना कि दिखाई देना। और जो लोग इस चीज को इस तरीके से किसी को भी गाइड करते हैं कि ए ई आई ओ यू को देखना और कहना कि वो वावेल था, ये गलत है। साउंड को बोलकर आप सुनिए, फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको एन का यूज करना है कि ए का। चलिए थोड़ा सा टॉपिक को और आगे ले चलते हैं। और आगे ले जाने का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से आपने एक छोटी यूनिट देखी, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट को कैसे बनाया गया या फिर भाषा कैसे आगे बढ़ती गई, ये आपको जानना चाहिए। भाई मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, लेटर, लेटर से ही बनता है वर्ड, वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द। अच्छा, लेटर और वर्ड में अंतर क्या है, बात करते हैं वर्ड की। तो अगर मैं वर्ड की बात करूं, बहुत सिंपल से डेफिनेशन है, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ letters which make complete sense, which make complete sense। इसका मतलब साफ हुआ, जब मैं लेटर की बात कर रहा था तो मैंने कहा था ये मीनिंगलेस होता है, मीनिंगलेस, और ये क्या है, मीनिंगफुल है। कंप्लीट सेंस का मतलब हुआ मीनिंगफुल, इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंगफुल। यानी कि लेटर भी ग्रामर का एक अंग है और वर्ड भी ग्रामर का अंग है।
लेकिन जो सबसे छोटी इकाई कहलाती है वो अपने आप में मीनिंगलेस होती है। जबकि हमने इसकी जब दूसरी इकाई पर नजर डाला तो इसमें कहा गया मीनिंगफुल। इसका मतलब साफ हुआ, अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूं तो ये मैं कह सकता हूं, इट इज द स्मॉलेस्ट, it is the smallest meaningful unit of लैंग्वेज का संबंध इंग्लिश लैंग्वेज से है। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा कि लेटर्स जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, जबकि वर्ड क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे GARDEN, इन सभी लेटर्स को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो कहलाता है गार्डन का कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि अर्थ होता है बगीचा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, HEN, जिसे आप कहते हो हैन मीन्स व्हाट, मुर्गी। इसका मतलब साफ है कि वर्ड जो होता है उसका अपना कोई अर्थ होता है, जबकि लेटर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो आपने मेरे इस वीडियो के माध्यम से जाना कि जो भाषा की हमारी इंग्लिश ग्रामर में जो शुरुआती इकाई है जिसे आप लेटर कहते हो, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए उसकी जो दूसरी सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका नाम वर्ड है, ये मीनिंगफुल होता है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है समय समय पर आपको मिलती रहे।